संयोगिता हरण भाग 3। पृथ्वीराज तो उधर गए और इधर शत्रु सेना कविचंद के ठहरने के स्थान के पास जा पहुंची। उन सब ने चौहान सेना को चारों ओर से घेर लिया। जयचंद प्रबंध करके लौट गया और इधर युद्ध होने लगा। भयानक युद्ध हुआ। जयचंद की ओर के 2000 सैनिक मारे गए। पृथ्वीराज के ओर के भी कई सामंत मारे गए। पृथ्वीराज घूमते घूमते ठीक उस स्थान पर जा पहुंचे जहां गंगा के किनारे एक महल में संयोगिता बंदी की तरह रहती थी। वे उस स्थान पर जाकर मछलियों का तमाशा देखने लगे। उधर पहले से ही संयोगिता तथा उसकी सहेलियां भी पृथ्वीराज को गंगा के तट पर बैठा हुआ देख रही थी। वे पृथ्वीराज को पहचानती नहीं थी। संयोगिता तो उनका कामदेव के समान रूप देखकर अपनी सुध-बुध भूल गई। उसकी सहेलियों ने संयोगिता से कहा कि लगता है ये ही पृथ्वीराज है। संयोगिता बोली, मेरा मन भी यही कहता है कि ये ही मेरे प्राणपति पृथ्वीराज हैं। मेरी हालत तो ठीक सांप छुचुंदर के समान हो रही है। इधर माँ पिता की ओर देखती हूँ तो दिल में अकथनीय वेदना उत्पन्न हो जाती है। उधर उनसे मिलने की भी इच्छा होती है। रासों में लिखा है कि पृथ्वीराज के घोड़े के गले में पड़ी हुई मोतियों की माला का एक मोती टूटकर लुढ़कता हुआ गंगा में जा गिरा। मछलियां उस मोती की ओर लपकी और उसे खाने की चीज समझकर आपस में एक दूसरे को हटाती हुई उस मोती को खाने की कोशिश करने लगी। यह देखकर पृथ्वीराज ने धीरे धीरे उस माला के सारे मोती गंगा में डाल दिए। उस समय संयोगिता की भेजी हुई दासी मोतियों से भरा हुआ थाल लेकर पृथ्वीराज के पीछे जा खड़ी हुई और राजा पृथ्वीराज के हाथ में मुट्ठी भर भर के मोती देने लगी। अंत में उसने थाली और अपने गले के हार भी सारे मोती दे दिए और पृथ्वीराज ने उन्हें गंगा में डाल दिया। जब मोती खत्म हो गए तब उसने अपने गले की पोत की लड़ी तोड़कर पृथ्वीराज के हाथ में दे दी। पोत देखते ही पृथ्वीराज चौंक पड़े। उन्होंने पीछे घूमकर देखा और उस स्त्री से पूछने लगे कि तुम कौन हो। उसने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं जयचंद की राजकुमारी संयोगिता की दासी हूं। इतना कहकर उसने इशारे से पृथ्वीराज को संयोगिता को दिखा दिया। संयोगिता उस समय एक खिड़की में खड़ी होकर पृथ्वीराज की ओर देख रही थी। संयोगिता को देखते ही पृथ्वीराज की हालत विचित्र हो गई। पृथ्वीराज ने अपना परिचय दासी को दे दिया। दासी ने इशारे में ही संयोगिता तथा सहेलियों को यह बात बता दी। उन सहेलियों को पता चलते ही कि यही पृथ्वीराज है, उन्होंने संयोगिता से कहा और फिर सब ने सलाह करके उन्हें अपने महल में बुला लिया। रासों में लिखा है कि वही उनका गंधर्व विवाह हुआ। इसके बाद जब पृथ्वीराज अपने रुकने के स्थान पर जाने के लिए तैयार हुए तो संयोगिता बहुत व्याकुल होकर रोने लगी। उसकी हालत बहुत ही दयनीय हो गई। एक तो संयोगिता खुद पृथ्वीराज के दिल में बसी हुई थी, दूसरा उसकी यह हालत देखकर पृथ्वीराज व्याकुल हो उठे। वे जानते थे कि उनके सामंत इस समय शत्रु से युद्ध कर रहे हैं, इसलिए यहाँ ठहरना उचित नहीं है। इतने में ही सामने से गुरुराम आते हुए दिखाई पड़े। उन्हें देखकर पृथ्वीराज की जान में जान आई। असल में गुरुराम को कन्हा ने पृथ्वीराज की खोज में भेजा था। पृथ्वीराज ने गुरुराम को बुलाया और उनसे सारा हाल बताया। गुरुराम ने पृथ्वीराज को साथ लेकर अपने रुकने के स्थान पर लौट आने की इच्छा से कहा कि आप तो यहाँ श्रृंगार रस का सोता बहा रहे हैं, परंतु वहां युद्ध में लंगरी राय तो मारे गए हैं। साथ ही इंद्रमदन, कुरंग, दुर्जन राय, सलक सिंह, परमार, प्रताप राय तोमर, भीम राय रघुवंशी, राय सिंह बघेला, राजा भानु राय आदि आपके सामंत भी मारे जा चुके हैं। इतना कहकर उन्होंने कन्हा का पत्र पृथ्वीराज के हाथ में दे दिया। पत्र पढ़कर पृथ्वीराज वहां से चल पड़े। पृथ्वीराज को रास्ते में ही जयचंद की सेना ने घेर लिया। जयचंद के सैनिक उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। पृथ्वीराज ने बहुत वीरता दिखाई। गुरुराम ब्राह्मण होते हुए भी तलवार निकालकर शत्रुओं के सैनिकों पर टूट पड़े। अंत में किसी तरह लड़ते लड़ते पृथ्वीराज कन्हा के पास जा पहुंचे। जब कन्हा से पृथ्वीराज ने सारा समाचार कहा तब कन्हा ने कहा कि यह क्या कर आए हैं, ये दुल्हन को वहीं छोड़ दिया। यह आपने अनुचित काम किया है। या तो आपको उसका हाथ ही नहीं पकड़ना था और जब पकड़ा तो उसे अपने साथ ले आना था।
पृथ्वीराज फिर लौट पड़े। उनके साथ वीरवर गोविंदराय तथा कई और सामंत भी गए। पृथ्वीराज महल में जाकर संयोगिता को लेकर फिर अपने स्थान की ओर चल पड़े। यह समाचार चारों ओर फैल गया कि जयचंद की सेना पृथ्वीराज को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी है। कन्नौज राज्य का रावण नामक कोतवाल जयचंद का एक सामंत था जो बहुत वीर था। जयचंद के आज्ञा के अनुसार रावण ने नगर भर में यह समाचार फैला दिया कि पृथ्वीराज संयोगिता को हरण करके ले जा रहे हैं, इसलिए वह जहां मिले पकड़ लिए जाए। जयचंद ने पृथ्वीराज को पकड़ने के लिए अपनी सारी सेना को तैयार होने की आज्ञा दी। उसकी तैयारी देखकर सब यही कह रहे थे कि आज पृथ्वीराज का कन्नौज से जीवित निकल जाना संभव नहीं है। रास्ते में जयचंद की सेना से पृथ्वीराज का फिर सामना हो गया। इस समय गोविंदराय ने बहुत पराक्रम दिखाया। वह दोनों हाथों में तलवार लेकर शत्रु की सेना को इस तरह काटने लगा जिस तरह कोई गाजर मूली को काटता है। वीर गोविंदराय ने जयचंद की सेना में हलचल मचा दी। उसने बहुत सारी सेना काट डाली। इस तरह एक पहर तक बहुत वीरता दिखाकर अंत में गोविंदराय मारा गया। अब पुज्जन राय आगे बढ़ा। उसकी सहायता के लिए केहरी राय, कंठीर परमार, पिपरा राय परहार आदि कई सामंत आगे बढ़े। भयानक युद्ध हुआ। पुज्जन राय भी लड़ता लड़ता मारा गया। उसने अपनी वीरता से जयचंद की मुसलमानी सेना को बहुत हानि पहुंचाई। इस समय शाम होने लगी थी, परंतु युद्ध आज रुकने वाला नहीं था। पुज्जन राय की मृत्यु के बाद चंदपुंडीर आगे बढ़ा। उसने भी शाम तक युद्ध किया और शाम होते होते मारा गया। इसी तरह कई सामंत मारे गए। अंत में नरनाह कन्हा ने तलवार पकड़ी। कन्हा ने आज के युद्ध में अपना जो पराक्रम दिखाया, जो वीरता दिखाई और जिस तरह शत्रुओं का युद्ध का मजा चखाया, उसका वर्णन कविचंद ने बहुत ही ज्वलंत भाषा में किया है। उसने लिखा है कि कन्हा की तलवार के घाव खाकर शत्रु की सेना के बादल के समान शरीर वाले हाथी बादलों की तरह ही गरज उठते थे और युद्ध क्षेत्र में लेट जाते थे। इसी तरह शाम हुई। सारे सामंतों ने संयोगिता सहित पृथ्वीराज को बीच में किया और बैठकर धीरे धीरे विचार करने लगे कि अब क्या करना उचित है। सब कवि चंद को दोष देने लगे और कहने लगे कि इसी भाट के कारण आज यह मुसीबत आई है। इस समय पृथ्वीराज के सामंतों की लाश युद्ध क्षेत्र से लाकर एक स्थान में रखी गई थी। पृथ्वीराज रो रो कर उन लाशों से चिपक रहे थे और माथा पीट रहे थे। कविचंद ने पृथ्वीराज को समझाया और कहा कि जो होना था वह तो हो गया, अब आगे के लिए क्या सोचा है। इस समय जैसा भी हो महाराज को यहाँ से बेदाग निकालकर दिल्ली पहुंचा देना चाहिए। इसके बाद हम लोग शत्रु की सेना से निपट लेंगे। यदि सब मारे जाएंगे तो भी कोई चिंता नहीं, सीधे स्वर्ग पहुंचेंगे। सामंतों ने पृथ्वीराज को बहुत समझाया कि आप संयोगिता को लेकर दिल्ली चले जाएं, परंतु वे जितना उन्हें समझाते गए उतना ही पृथ्वीराज गुस्सा होते गए। सारे सामंत यह देखकर बहुत दुखी हुए। सुबह होते ही फिर पृथ्वीराज घोड़े पर सवार हो गए। संयोगिता उनके पीछे बैठ गई। सैनिक तथा सामंत ने उन्हें चारों ओर से घेर कर दिल्ली की ओर चल दिए। इधर कन्नौज की सेना भी उनका रास्ता रोकने तथा पृथ्वीराज को गिरफ्तार करने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ी। कन्नौज की सेना पृथ्वीराज को पकड़ना चाहती थी और सामंत उनकी रक्षा करना चाहते थे। अपने इन्हीं उद्देश्यों को सामने रखकर दोनों सेनाओं के वीर जान हथेली पर लिए युद्ध कर रहे थे। वे इसी तरह युद्ध करते और आगे बढ़ते जाते थे। इसी तरह लगातार 2 दिनों तक युद्ध होता रहा। पृथ्वीराज के सामंत तथा सैनिक उन्हें घेरे हुए दिल्ली की ओर बढ़ते जा रहे थे और जयचंद की सेना लगातार उनका पीछा कर रही थी। इसी तरह युद्ध होते होते कन्हा भी मारा गया। पृथ्वीराज के 64 सामंत मारे गए। बहुत मुश्किल से किसी तरह पृथ्वीराज दिल्ली पहुंचे और राज्य के इतने स्तंभों को गवाकर उन्होंने संयोगिता से विवाह किया। यह भाग यही समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे अधा पतन। तब तक के लिए धन्यवाद।